नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 30 जुलाई के करंट अफेयर। और जो पहला प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। उसको प्रश्न ये होगा कि 26 जुलाई 2021 को पूर्वोत्तर का पहला बांस औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो देखो, ये जो पहला बांस औद्योगिक पार्क है इसे लॉन्च किया गया है असम में। अब बात हो रही है असम की, तो जान लो यहाँ पर कि अभी हाल ही में एक कछार जिला है असम में। जिले का नाम क्या है? कछार। तो कछार जिले को अभी हाल ही में स्कॉच अवार्ड भी दिया गया था, स्कॉच अवार्ड। अच्छा, ये बताओ कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है, ठीक है। और असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये नाम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी थी स्वाति विधान बरुआ। स्वाति विधान बरुआ, ये भी याद रखना। और असम को अभी हाल ही में 2 नए नेशनल पार्क भी मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? एक तो मिला है आपका रायमोना नेशनल पार्क। तो ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है, गोल्डन मंकीज। और जो दूसरा वाला है इसको कहेंगे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हो गया, तो कुल मिला के असम में कितने जो नेशनल पार्क हो गए हैं? तो याद रखना कि कुल मिला के असम में 7 नेशनल पार्क हैं। तो इनके नाम क्या क्या हैं? एक तो आपका हो गया रायमोना, दूसरा हो गया देहिंग पटकाई, फिर एक हो गया काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। फिर आएगा आपका नामेरी नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू सखोवा और औरंग, ठीक है। नामेरी, मानस, डिब्रू सखोवा और औरंग। तो ये सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो नया बांस औद्योगिक पार्क है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था 26 जुलाई को, ये बनेगा कहाँ पर? तो असम में एक जिला है जिसका नाम है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ, तो वहाँ पर एक स्थान है मंडेर दिशा, वहीं पर बनाया जाएगा इसे। और इसका जो शिलान्यास है वो किया गया है असम के नए मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा। तो इससे पूर्व मतलब आपको समझ लो कि DONER क्या है, यानी कि उत्तर पूर्व के विकास मंत्रालय के द्वारा इसमें जो है 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 75 हेक्टेयर में इसे स्थापित किया जाएगा। और इस पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि बांस को, अच्छे एग्जाम में ये भी आता है एग्जाम कभी कभी, कि हरित स्वर्ण किसे कहा जाता है? हरित स्वर्ण। तो याद रखना कि हरित स्वर्ण जो है ये बांस को ही कहा जाता है। बांस जो है ये किसानों के लिए सीधे सीधे एक नकदी फसल के रूप में होती है। अच्छा, बांस वृक्ष है या घास है? तो याद रखना कि बांस जो है वो वृक्ष नहीं है, बांस को घास की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए किस आयोग या मंत्रालय ने 24x7 यानी कि पूरे सप्ताह मतलब 24 घंटे 7 दिन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये है 7827170170। और इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं, कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस की सहायता, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अस्पताल, मनोवैज्ञानिक समस्याओं आदि जैसे उपयुक्त अधिकारियों से जोड़कर हमेशा 24/7 सेवा को प्रदान करना है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात हो रही है, तो इसकी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है ये। तो याद रखना कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? अभी देख रहे होंगे आप कि यूनेस्को के द्वारा पूरी दुनिया के अलग अलग जो शहर हैं, स्थान हैं, उनको जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ऐड किया जा रहा है। और आपने देखा है कि अभी भारत से भी 2 स्थानों को जो है विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया है। पहले भारत में जो विश्व धरोहर स्थल थे उनकी संख्या 38 थी, तो 39 पर रखा गया है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, रामप्पा टेम्पल, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। और 40वां कौन से बना है? तो गुजरात में स्थित धौलावीरा, उसे जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और अब कुल मिला के भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 32 हैं, ठीक है, 32 जो है क्या है? ये 32 जो है नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। और बाकी जो है यहाँ पर 7 ये सांस्कृतिक हैं और एक जो है मिश्रित है। पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसा है। ये कौन सा है? ये कंचनजंगा की गुफाएं हैं। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो यहाँ पर विकल्प है उसको देखो, डच जलरक्षा लाइनें, तुर्की में अस्लाटेम्पे माउंट पुरातात्विक टेल, बेल्जियम और नीदरलैंड में बनेवलेंस की कॉलोनीज, तो इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यूनेस्को इस समय विश्व धरोहर स्थलों की नई सूची जारी कर रहा है, काफ़ी नए नए स्थानों को उसमें ऐड कर रहा है और कुछ स्थानों को रिमूव भी किया जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में एक शहर को रिमूव किया गया है जो कि यूनेस्को की सूची से रिमूव होने वाला तीसरा शहर है, तो वो कौन सा शहर है उसके बारे में बताओ, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हाल ही में 4 प्राकृतिक और 3 सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। तो ये जो 4 प्राकृतिक स्थल हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं देखो, जापान के जैव विविधता से समृद्ध 4 द्वीप, दक्षिण कोरिया में भू विविधता और जैव विविधता का तटीय क्षेत्र, थाईलैंड में मलय प्रायद्वीप के नीचे की ओर की पर्वत श्रृंखला और जॉर्जिया में काला सागर के पूर्वी तट के पास एक गलियारा। और 3 सांस्कृतिक स्थल कौन है? इसमें है डच जल रक्षा लाइनें, तुर्की में द अस्लाटेरपे, क्या लिखा गया है? द अस्लाटेरपे माउंट पुरातात्विक टेल, बेल्जियम और नीदरलैंड में बनेवलेंस की कॉलोनीज, तो इनको भी शामिल किया गया है। कुल मिला के कितने हो गए? ये 7 हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक फर्म इंट्रिंसिक को लॉन्च किया है? नई रोबोटिक फर्म इंट्रिंसिक, तो फ्रेंड्स ये जो फर्म है ये अल्फाबेट इंक की है। अल्फाबेट इंक से आपको याद आ रहा होगा कि ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। गूगल के बगैर तो लगता है जीवन ही नहीं चलेगा, फिलहाल अल्फाबेट इंक का ही इजाद है गूगल। तो यह रोबोटिक फर्म पूरी तरह से रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर केंद्रित होगा। और आपको बता दें कि अल्फाबेट इंक एक अमेरिकी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, और 2015 में गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से इसे बनाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा 2021 1 अगस्त से शुरू होने वाला यह युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित होगा? जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये होगा वोल्ग्रोद में। इसे वेलग्रेड भी कहते हैं, वेलग्राद भी कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इसका अलग अलग उच्चारण है। लेकिन ये जो शहर है ये कहाँ पर है? तो ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो शहर है वो वोल्गा नदी के तट पर है, वोल्गा रिवर जो है। अब यहाँ पर बात हो रही है वोल्गा नदी के बारे में, तो वोल्गा से आपको याद आ रहा होगा कि एक लेसन हुआ करता था हिंदी में, वोल्गा से गंगा तट, गंगा से वोल्गा तक करके एक लेसन हुआ करता था इंटरमीडिएट में, ऐसे ही कोई लेसन था, आपको याद आ रहा होगा। तो इसको किसने लिखा था? एग्जाम में मैंने देखा है, कई बार पूछा जाता है कि गंगा से वोल्गा तक किसकी रचना है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है, राहुल सांकृत्यायन। तो ये राहुल सांकृत्यायन जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके आजमगढ़ के ही रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में। तो 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस मिलकर रूस के बेलग्रेड में संयुक्त सैन्याभ्यास इंदिरा के 12वें संस्करण का आयोजन करेंगे। अब ये यहाँ पर 12वां संस्करण है, तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2003 में हुई थी। और सैन्याभ्यास इंद्र 2021 को आयोजित करने के पीछे वजह क्या है? देखो, कभी कभी दंगे फसाद अथवा सीमा पर तनाव होने पर उसे संभालने की जो कमान होती है वो सेना को सौंप दी जाती है। लेकिन इस खास बटालियन को इंदिरा 21 सैन्याभ्यास में विश्वव्याप्त आतंकवाद से निपटने के नए गुर सिखाए जाते हैं, जिससे हमारी सेनाएं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आतंकवादियों का सामना कर सकें और उन्हें धूल चटा सकें। तो जैसा कि आपने देखा था 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, तो उसके बाद जो है बहुत सारे चेंजेज हुए और कुछ नई बटालियनें भी बनाई गई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का जन्म हुआ। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी कि NSA का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झिंजियांग प्रांत के साथ साथ फिलीपींस और ताइवान में मनीला को नुकसान पहुंचाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तूफान संघाई चीन से टकराया है? तो देखो, यहाँ पर झिंजियांग प्रांत जो है ये भी चाइना में ही स्थित है, साथ साथ फिलीपींस और ताइवान में भी इस तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जान माल का नुकसान तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जनजीवन पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है और इस तूफान का नाम है इन्फा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अभी हाल ही में भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर भी एक तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई थी, जिसका नाम रखा गया था तौकते। तौकते एक मकड़ी का नाम है। तो तौकते जो नामकरण था ये किस देश ने किया था? तो ये नामकरण किया गया था हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के द्वारा। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये जो देखो नाम रखने की परिपाटी है, सीरीज है, श्रृंखला है, वो कब से शुरू हुई? तो देखो, हिंद महासागर क्षेत्र में यह व्यवस्था साल 2004 में शुरू हुई, जब भारत की पहल पर 8 तटीय देशों ने इसको लेकर समझौता किया। इन देशों में कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव,
श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड इसमें शामिल है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उसका क्रम तय किया गया है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग सुलभ नामक इस मतलब कि एक नाम वहां पर रख दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि तूफान की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। पता चल जाता है कि ये तूफान कहाँ तक विस्तारित है, कैसे आगे बढ़ रहा है, स्पीड कितनी है, वगैरह वगैरह। और इनके नाम को कभी दोहराया भी नहीं जाता है। अब तक चक्रवात के करीब 64 नामकरण जो है वो किए जा चुके हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ड्रिंक फ्रॉम टैप, टैप समझते हो? जैसे कि गाँव में आपने देखा होगा, जो वहाँ पर जल निकालने के लिए जो टैप लगाया जाता है, तो उससे पानी पीना ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, उसमें से ज़्यादा शुद्ध पेयजल निकलता है। तो एक स्कीम यहाँ पर चलाई गई है ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक। तो ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जो परियोजना है, स्कीम है, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये स्कीम शुरू की गई है ओडिशा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद होगा ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। ठीक है, तो ओडिशा का एक शहर है, बहुत ही मशहूर शहर है, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते हैं घूमने। इसका नाम है पुरी। तो पुरी में पूरे शहर में यहाँ पर आपको टैप का पानी पीने को मिल जाएगा, अत्यधिक शुद्ध वाला, बहुत अधिक जो है फ्रेश वाटर आपको पीने को मिल जाएगा। तो ये जो शहर है अब पूरी तरह से आच्छादित हो चुका है टैप से। ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक स्कीम जो है ये सुजल मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। सुजल मिशन एक भारत यानी कि केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसके अंतर्गत सभी भारतीय स्थलों तक, जितने भी स्थल हैं, कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर आसानी से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करवाई जा सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो ये प्रश्न भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, तो ये मनाया गया था अभी हाल ही में 28 जुलाई को। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी दिवस होता है तो उसकी शुरुआत कब से हुई और उसका कारण क्या रहा, ये भी कई बार जो है मतलब एग्जाम में आता है। लेकिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में कोई भी जानकारी ठीक नहीं मिलती है, इसकी कोई थीम भी नहीं है, तो ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस में प्रतिभाग किया है? एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस में। तो ये जो प्रतिभाग किया गया है वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस युद्धाभ्यास में भारत की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारत द्वारा घोषित सागर पहल के तहत है। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 26 जुलाई से होगा, 6 अगस्त तक होगा। और इस वर्ष इस युद्धाभ्यास में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका और ब्रिटेन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, UNODC, इंटरपोल और अन्य संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अच्छा भाई, हाल ही में एक नया क्वाड ग्रुप भी बनाया है, तो बताओ कि जो नया वाला क्वाड ग्रुप बना है उसमें कौन कौन है? तो जो नया वाला क्वाड ग्रुप बना है उसमें एक तो यूएसए रहेगा, उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया है, पाकिस्तान को भी रखा गया है, और इसके अलावा इसमें उज्बेकिस्तान को रखा गया है। तो ये जो नया वाला जो क्वाड ग्रुप है, और जो पुराना क्वाड ग्रुप है उसमें कौन कौन है? उसमें तो यूएसए है, इसके अलावा हमारा प्यारा भारत है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है? और जापान है। तो ये पुराना वाला क्वाड ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, तो ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियां और अवसर यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज नामक विषय पर एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। और यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव की अध्यक्षता में की गई है और उन्हीं की एक पहल थी। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री शामिल थे, यानी कि संपूर्ण एशिया को इसमें शामिल किया गया। और इसमें भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल रहे। और सम्मेलन में 40 से अधिक देशों ने और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और थिंक टैंक्स ने भी इसमें प्रतिभाग किया।
तो कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश की जा रही है कि जो एशिया में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, दुर्व्यवस्थाएं चल रही हैं, अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसको शांत किया जाए और इसे एक विकसित क्षेत्र बनाया जाए। किस राज्य की सरकार आदिवासियों के साथ स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना शुरू की है? देवरन्या योजना, तो देखो मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं में एक हो गई है अब देवरन्या योजना भी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में पहला स्थान रखता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। और अब बात करें अगर इस पोर्टल के बारे में, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार के बारे में, तो इसका उद्देश्य है राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं उनको आसानी से जनता तक पहुंचाना और जनता का उस पर फीडबैक लेना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं क्विज नंबर 207 की। प्रश्न पूछा गया था कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब था तिलक रत्ने दिलशान। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया और बहुत ही शानदार आंसर दिया। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूं। देखो 21 मार्च 2021 को रायपुर में इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो इसके बीच खेले गए वर्ल्ड सीरीज में T20 मुकाबले का खिताब इंडिया लेजेंड्स ने जीता था। किसने जीता था? इंडिया लेजेंड्स ने। सीरीज में इंडिया लेजेंड्स की कप्तानी किसने की थी? सचिन तेंदुलकर ने की थी। अच्छा, ये बताओ कि सचिन तेंदुलकर की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिला है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखो मैं आगे बता दूं कि सीरीज के 8 मैचों में 271 रन बनाने वाले श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था तिलक रत्ने दिलशान को। और टूर्नामेंट में 6 टीमों इंडिया लेजेंड, श्रीलंका लेजेंड, वेस्ट इंडीज लेजेंड, बांग्लादेश लेजेंड और इंग्लैंड लेजेंड्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पुरानी हो गई थी तो मैंने सोचा कि रिवीजन करवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, ये बताओ कि 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म किसे चुना गया है? देखो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म ये 2 कैटेगरीज हैं, तो ध्यान देना मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म के बारे में। तो यहाँ पर आपको विकल्प चुनना है और इसका आंसर लिखना है। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पिछले 2-3 दिनों से पीडीएफ नहीं आ रही है क्योंकि इधर थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ फिलहाल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। अगर 1-2 दिन नहीं मिलती है तो फिर एक साथ मिल जाती है, और मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे चैनल पर। तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो जो मैं बनाता हूं आप सभी लोगों के लिए तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनाता हूं, बहुत सारे अच्छे प्रश्न लेकर आता हूं। कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, और सिर्फ यही वीडियो देखकर आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करो, आपको जॉब बहुत जल्द मिल जाए। तो देखो यहाँ पर जब इतनी सारी कोशिशें, इतने सारे सपने लेकर मैं वीडियो लेकर आता हूँ और जब मुझे व्यूज़ या रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलता है ना, दुख होता है। तो यहाँ पर देखो ये सीरीज़ नियर अबाउट बंद होने के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएं। अगर व्यूज़ बढ़ते हैं तो सीरीज़ जारी रहेगी, अदरवाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीरीज़ को बंद करना ही पड़ेगा। हालांकि इसके बाद एक दूसरी सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी क्या प्लान है अभी कुछ कह नहीं सकता मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करना, नीचे बताना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।